नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अमर जवान ज्योति का हो गया विलय, विपक्ष ने सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश चुनाव में राहुल और प्रियंका ने जारी किया युवा घोषणा पत्र। इंडिया टुडे सर्वे के मुताबिक अभी अगर हुए लोकसभा चुनाव तो बहुमत से चूक जाएगी बीजेपी। आईएएस नियमों को बदल रही सरकार, राज्यों का हक छीनने का आरोप। और क्लब हाउस चैट में मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में 3 लोग गिरफ्तार। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है अमर जवान ज्योति के मामले में। अमर जवान ज्योति की लॉ जो 50 सालों से जल रही थी, आज उस लॉ को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसे बुझा दिया गया। सरकार का ये कहना है कि उसे बुझाया नहीं गया, बल्कि उसका विलय जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहां पर जो एक अमर चक्र की जो लॉ जल रही है उससे उसका विलय कर दिया गया है, उसे मिला दिया गया है। सरकार का ये कहना है कि उसे ये कहना कि वो एक्सटिंग्विश कर दी गई है, बुझा दी गई है, ये कहना ठीक नहीं होगा। और सरकार का ये भी तर्क है कि 300 मीटर की ही दूरी पर 2 लॉ को जलाने का औचित्य नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा गार्ड्स रखने पड़ेंगे, उसके मेंटेनेंस में खर्चा आएगा। इन सारे तत्वों को रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि आज इसको लेकर बवाल क्यों हो गया। अमर जवान ज्योति की स्थापना अगर आपको याद हो तो 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, जब बांग्लादेश युद्ध भारत ने जीता था, जिसमें 3000 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। तो 1971 के जितने भी जवान शहीद थे वो इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति है वहां उनकी याद में ये स्थापना की गई। हिस्टोरियंस जो हैं और उनका ये मानना है कि एक तरीके से मोदी सरकार एक इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है, और वो इतिहास खासकर जो इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है उस इतिहास को सरकार बिल्कुल वाइप आउट करने की कोशिश कर रही है, खत्म करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोग जो वॉर वेटरन्स हैं उनका ये मानना है कि जो इंडिया गेट पर जो लॉ जल रही थी वो जलने देते, और जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जो लॉ जल रही है उसको भी जलने दिया जाता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या 2 लॉ को जलाना ठीक नहीं होता, आप उसको भी कर सकते थे ताकि इतिहास का एक पन्ना बचा रहता, और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ भी जला सकते थे। इसको लेकर तमाम राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है कि आप इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश युद्ध की जो यादें हैं वो एक तरीके से खत्म की जा रही हैं। और कई लोगों ने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि परंपरा, संस्कृति, इतिहास, इन सब से छेड़ने का एक शौक सा है बीजेपी सरकार को। और लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती है। सरकार ये कहती है कि भाई हम तो ये राष्ट्रवाद का बिल्कुल एक ये नया पैमाना है और हम जवानों का सम्मान करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको चुनाव में भुनाने के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं, एक नए तरीके के राष्ट्रवाद का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में तमाम जो वॉर वेटरन्स रहते हैं और जो आर्मी और एयरफोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, जो डिफेंस सिक्योरिटी के वो जुड़े हुए लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उनसे जुड़े हुए लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। तो एक नए तरीके का राष्ट्रवाद का नैरेटिव तो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ में सवाल ये उठता है कि इंदिरा गांधी की यादों को मिटाने के लिए बीजेपी इतनी तत्पर क्यों है। इन सारे सवालों के बीच ये सारा बवाल मचा हुआ है। आज जितने भी पैनल डिस्कशंस हुए, आज सत्य हिंदी पे भी हमने इस पैनल डिस्कशन को किया था, और कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता इस पैनल डिस्कशन में शामिल नहीं हुआ। और रणदीप सुरजेवाला ने यह भी ट्वीट किया कि हम इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं और ये पूरी चीज बहुत ही निंदनीय है। और कोई भी पैनल डिस्कशन में आज कांग्रेस का प्रवक्ता इसीलिए इस पर शामिल नहीं हुआ। और लेकिन अमर जवान ज्योति को लेकर आपने देखा होगा कि एक केवल वो एक चिन्ह नहीं है, एक केवल एक ज्योति ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी जनरेशन्स की जो भावनाएं हैं वो अमर जवान ज्योति से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि कोई भी दिल्ली आता है और इंडिया गेट अगर जाता था तो वो अमर जवान ज्योति के दर्शन जरूर करता था और बहुत सारी यादें और भावनाएं अपने साथ समेट कर लेकर जाता था। अब वही भावनाएं आज खत्म हो गई हैं। पूरी पीढ़ी जो इससे अपने आप को रिलेट करती थी उसका भी इतिहास, उसकी भावनाएं, ऐसा लग रहा है कि उनको दरकिनार करके एक नए इतिहास की शुरुआत बीजेपी करना चाह रही है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां पर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नौजवानों के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया और इसका नाम था भारतीय विधान। और इस डॉक्यूमेंट को ये कहा जा रहा है कि ये एक विजन देता है सारे उन नौजवानों की जो कि आज उत्तर प्रदेश में जूझ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही केवल एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों को और यूथ्स को एक विजन दिखा सकती है। और साथ में प्रियंका गांधी और राहुल ने ये भी कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये केवल शब्दों का एक खोखली किताब नहीं है, बल्कि इस किताब को लिखा गया है, बनाया गया है, जबकि सारे नौजवानों और नवयुवकों से कंसल्ट किया गया है। और उन्होंने कहा है कि केवल कांग्रेस ही इस तरीके की दूरदर्शिता और एक दिशा नौजवानों को दे सकती है। साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि हम नफरत नहीं फैलाते, हम शांति, अमन और चैन चाहते हैं, बल्कि हम लोगों को जोड़ते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम इसी तरीके से एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में है वो है रिक्रूटमेंट की, यानी कि रिक्रूट नहीं किए जा रहे हैं नौजवान, पढ़कर उनके पास डिग्री है लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और इसी वजह से जो नवयुवक है आज उत्तर प्रदेश का, वो बहुत ही ज़्यादा हताशा से गुजर रहा है। और उन्होंने कहा है कि हमारा फोकस जाति और सांप्रदायिक दंगों पर और सांप्रदायिक एजेंडों पर नहीं होगा, बल्कि हम एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे जो हमारे नौजवान हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को निकाला तो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, और बड़ी मेहनत से निकाला है और सारे तथ्यों को रखा है कि किस तरीके से वो नौजवानों को लुभाएंगे, एक नई राजनीति की दिशा भी वो दिखा रहे हैं। लेकिन उनके पास इस चीज़ का तोड़ कोई नहीं है कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी और अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, उस तरीके की राजनीति को काउंटर करने के लिए खासकर बूथ लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपना विजन डॉक्यूमेंट दे दिया, लेकिन इस विजन को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस इस समय फेस कर रही है वो ये है कि घरों से बूथ तक परिवारों को लेकर कौन आएगा, कौन ये इंश्योर करेगा कि उन परिवार वाले जितने भी आते हैं वोट डालने के लिए वो कांग्रेस को वोट देंगे। क्या आज कांग्रेस उन्हें प्रेरित कर पा रही है? क्या कांग्रेस लोगों को एक विकल्प दे पा रही है? विजन डॉक्यूमेंट निकालना ठीक है, हर पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट निकालती है, लेकिन साथ में जो एक उम्मीद दिखाई जाती है, वोटर्स को मोबिलाइज किया जाता है, कार्डर्स को मोबिलाइज किया जाता है, क्या वो कार्डर और वोटर आज कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ऐसे कितने भी डॉक्यूमेंट्स, विजन डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस निकाल ले, उस तरीके की नई बातें कर ले, और जरूर एक अच्छा नैरेटिव कांग्रेस ने क्रिएट करने की कोशिश की है, मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग भी किया है ये कह के कि 40% वो टिकट महिलाओं को देंगे, लेकिन उनके पास रोड मैप नहीं है वोटरों को एनर्जाइज करने का अपने फेवर में। और जब तक ये रोड मैप की कमी दिखेगी, कांग्रेस जिंदा नहीं हो पाएगी उत्तर प्रदेश में, ये सभी का मानना है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की। साल में 2 बार ये सर्वे निकाला जाता है, जनवरी में और अगस्त में, और अभी का जो ये सर्वे आया है वो वाकई में एक झलक देता है। हालांकि ये जो सर्वे है ये पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज का होता है और इसमें वोटर का मूड जानने की कोशिश की जाती है, प्रधानमंत्री के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, इन सारे फैक्टर्स पर ये सर्वे किया जाता है। और प्रधानमंत्री के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी का जो परफॉर्मेंस है, जो उनका प्रदर्शन है, वो अभी भी जितने भी चुनावी राज्य हैं वहां पर टॉप मोस्ट है। यानी कि 50% से ऊपर के लोग कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत करते हैं, उनके कामकाज में कोई कमी नहीं है। लेकिन पंजाब एकमात्र केवल ऐसा राज्य है जिसने कि नरेंद्र मोदी के परफॉर्मेंस पर सही स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए हैं। यानी कि पंजाब नहीं जानता है या पंजाब नहीं मानता इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रदर्शन है कामकाज का वो अच्छा है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं सर्वे में, जैसे कि आर्थिक व्यवस्था को लेकर बहुत सारा सवाल लोगों से किए गए थे और लोग ज़रूर इस चीज़ से परेशान है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों की जो आय है यानी कि इनकम्स है उसमें काफ़ी कमी आई है, घट गई है आय, इसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं।
और लोग ये तो मानते हैं कि मोदी सरकार किसी न किसी तरीके से इन्फ्लेशन वगैरह से निपटने में सक्षम रही है, लेकिन जिस तरीके की मायूसी लोगों के घरों में दिख रही है, इससे ऐसा लगता है कि रोजी पिक्चर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट इस सर्वे का है वो ये है कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अगर अभी हो जाते हैं, अगर आम चुनाव अभी होते हैं, तो एनडीए को यानी कि बीजेपी और जो उसके सहयोगी दल हैं उनको सबको मिला के 296 सीट्स मिलेंगी और केवल बीजेपी को 271, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाएगी अगर इस समय चुनाव होते हैं, आम चुनाव। तो ये बीजेपी की लोकप्रियता में काफी घट गई है, इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसा लगता है कि लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन बीजेपी की विश्वसनीयता और बीजेपी की लोकप्रियता में इसमें ऐसा लग रहा है कि कमी आई है। करीब 43.7% लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मोदी जी के राज्य में लोकतंत्र खतरे में है। और इसके अलावा उसी सर्वे में लोगों ने राहुल गांधी के लिए भी बोला है कि राहुल गांधी बिल्कुल आइडियल हैं। अगर उन्हें कांग्रेस के भाग्य को जगाना हो तो राहुल गांधी से अच्छा नेता उस समय कोई नहीं होगा। लेकिन इसी सर्वे में ममता बनर्जी के लिए लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी ज्यादा सूटेड हैं जो विपक्ष का जो अलायंस है, विपक्ष का जो गठबंधन है, उसको लीड करने के लिए। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं और एक मिला जुला सर्वे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो बनी हुई है, लेकिन पंजाब जो कि बस कुछ ही दिनों में अब चुनाव के लिए जाएगा, वहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि वहां पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर क्यों नहीं विश्वास करते। अब ये जो सर्वे हुआ है ये क्योंकि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज का है, तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा साधा एक कनेक्शन विधानसभा चुनाव से नहीं होगा, लेकिन आपको ये एक तस्वीर जरूर देता है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो चिंताजनक है, लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो बरकरार है, लेकिन बीजेपी की लोकप्रियता घट गई है। तो ये एक चिंता का विषय है और लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं, ये बीजेपी के लिए एक वेकअप कॉल भी है। और आने वाले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा होगा उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब अपनी अगली खबर में बात करते हैं आईएएस रूल्स को लेकर, जिसको लेकर एक अच्छा खासा विवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में खड़ा हो गया है। अब आपको बता दें कि केंद्र ने ये प्रपोज किया था कि जो आईएएस काडर रूल्स हैं उसमें संशोधन किया जाए, और ये आईएएस काडर रूल्स केंद्र ये चाहती है कि उसके ज्यादा कंट्रोल में आ जाए जो वो आईएएस ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल डेपुटेशन पर आते हैं। अब आपको बता दें कि जो सेंट्रल डेपुटेशन है वो एक रूल है 61 आईएएस काडर रूल्स का 1954 का, उसके तहत ये जो सेंट्रल डेपुटेशन है वो कवर्ड है। और इस रूल के तहत अगर केंद्र चाहे किसी ऑफिसर को बुलाना अगर सेंट्रल डेपुटेशन पे, तो उसमें राज्य सरकार की मंजूरी होती है, लेकिन अगर किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट होता है या नाराजगी होती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ही सुप्रीम माना जाता है। लेकिन अभी जनवरी 1 को 2021 में एक आंकड़ा आया था कि 5200 आईएएस ऑफिसर्स में से केवल 458 ही सेंट्रल डेपुटेशन पे थे, यानी कि केंद्र सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया कि सेंट्रल डेपुटेशन पे ज्यादा ऑफिसर्स नहीं हैं। इस वजह से दिसंबर 20 को, यानी कि अभी हाल में, डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सारी राज्य सरकारों को ये चिट्ठी लिखी और कहा कि इस रूल में संशोधन किया जाए, और उसमें एक एडिशनल कंडीशन डाली गई है रूल 61 में, और जिसके तहत कि अब हर स्टेट को एक स्पेसिफाइड टाइम में ये बताना पड़ेगा कि वो कितने ऑफिसर्स सेंटर को डेपुटेशन पर भेज रहा है। अब इस चीज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि राज्य सरकारें इसमें नानुकुर करने लगी हैं। और ममता बनर्जी का ये मानना है कि जो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात केंद्र सरकार करती है ये जो संघीय ढांचा है उसके खिलाफ है, और राज्यों के प्रशासन में एक तरीके का सेंटर की तरफ से हस्तक्षेप है। और इसमें केवल ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्य भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश है और तमाम ऐसे राज्य हैं जो कि इस चीज को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि ये सही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या चीज कंट्रोल करना चाह रही है, या केंद्र सरकार ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन पर लेकर कंट्रोल ज्यादा चाहती है। और अगर कंट्रोल चाहती है तो क्या केंद्र सरकार, क्या राज्यों को प्रशासन या शासन नहीं करने देना चाहती, क्योंकि एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा
अगर आप जब चाहेंगे और ऑफिसर्स को बुलाएंगे राज्य सरकारों से, और राज्य सरकारें अगर इसमें बिल्कुल विवश नजर आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि राज्यों का जो प्रशासन है उस पर भी कहीं ना कहीं कोई असर पड़ेगा। आखिर मुख्यमंत्री अपना शासन कैसे करेगा, अपना राजपाट कैसे चलाएगा, अगर इतने सारे ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन पर भेज दिया जाएगा। तो ये पूरे कंट्रोल की लड़ाई है एक तरीके से केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में। और ये लड़ाई इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि इसमें बीजेपी के शासित राज्य भी इसमें जुड़ गए हैं। केवल ममता बनर्जी या फिर महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, बीजेपी शासित राज्यों को भी लग रहा है कि ये केंद्र की तरफ से बिन बुलाया एक हस्तक्षेप होगा, जिसकी वजह से आए दिन शासन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रशासनिक जो गतिविधियां है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आखिर फिर इतना सारा कंट्रोल केंद्र सरकार को क्यों चाहिए? क्या संघीय ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार? ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब जितने भी राज्य हैं उनको कहा गया है कि 25 जनवरी तक अपनी अपनी वो राय लिखकर केंद्र को भेजें, और रिमाइंडर्स भी भेजे गए हैं सारी राज्य सरकारों को, लेकिन अभी तक इस पर कोई टस से मस नहीं हुआ है और लगातार इसको लेकर एक विवाद बना हुआ है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं आखिरी खबर की, जिसमें कि हम बात करेंगे क्लब हाउस चैट ऐप की, जिसमें कि अभी आपने देखा था किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां मुसलमान महिलाओं के लिए की गई थी। और आज मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है हरियाणा से, और साइबर पुलिस ने ये काम किया है, और जिसमें कि 2 जो आरोपी हैं उनको लोकल कोर्ट में भी पेश किया गया। उधर जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने मुंबई पुलिस की तारीफ की है। और मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी क्लब हाउस चैट में ही नहीं की थी, अभी जब ये बुली बाई ऐप का केस था उसमें भी पहल मुंबई पुलिस ने किया, और अगर मुंबई पुलिस ने पहल नहीं की होती तो फिर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सकते थे। तो मुंबई पुलिस एक उदाहरण दे रही है और एक नया आयाम एक कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि जो केंद्र सरकार अगर नफरत फैला रहा है तो ऐसे नफरती एलिमेंट्स को गिरफ्तार करने का काम मुंबई पुलिस करेगी। तो एक तरीके से केंद्र बनाम राज्य सरकारों की यहाँ पर लड़ाई दिख रही है कि अगर केंद्र सरकार हेट प्रोपेगेंडा और हेट मशीनरी, जो नफरत की पूरी मशीनरी है, उसको फैलाएगी, उसको विस्तृत करेगी, तो मुंबई की सरकार इस नफरत पर नकेल कसेगी। और इसीलिए मुंबई पुलिस इस समय एकदम सक्रिय है। उसने एक एग्जाम्पल लोगों को दिया है, और आज श्वेता सिंह हो या फिर नीरज बिश्नोई जैसे लोग जो बुली बाई ऐप केस में आज गिरफ्तार हुए हैं, वो मुंबई पुलिस की ही देन है। तो अगर केंद्र सरकार एक एजेंडा के तहत इस नफरत को फैलाना चाह रहा है चुनावी ध्रुवीकरण के हिसाब से, तो इस पर नकेल कसने का काम मुंबई पुलिस कर रही है। और इसमें क्या कुछ और निकल कर आता है, अभी और पूछताछ होगी, और इसका जो एक बिगर एजेंडा है वो क्या हमें पता चल पाएगा, ये सारे अभी सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस ने एक नया उदाहरण पूरे देश के सामने जरूर दिया है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।